हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा अध्याय 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता और परिवर्तन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था बच्चों, जिसमें हमने जाति के बारे में पढ़ा था। आज हम जनजाति के बारे में और परिवार के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बच्चों। आज का मोटिवेशन कोट से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और हमारी मंजिल बच्चों 12th क्लास में अब की बार 90 पार करना है। जनजाति के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारकों के बारे में जान लेते हैं, जो कि औपनिवेशिक काल में बच्चों जाति संस्था के सुधार में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे बच्चों सबसे पहले हैं अयनकली। 1863 में जन्म हुआ था, 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अयनकली जो थे वो केरल राज्य के थे बच्चों। ये प्रश्न पूछता है और ये निम्न जाति यानी दलितों के नेता थे। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों निचला हुआ, कुचला हुआ। इनके प्रयास से ही बच्चों दलितों को सार्वजनिक सड़क पर चलने का अधिकार मिला और विद्यालय में दाखिला का अधिकार मिला था। दूसरे महत्वपूर्ण समाज सुधारक आते बच्चों ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। 1827 से 1890 बच्चों। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने बच्चों साल 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने बच्चों छुआछूत यानी अस्पृश्यता की निंदा की थी और निम्न लोगों के बच्चों मानव के अधिकार और सामाजिक न्याय यानी सभी को बराबर मानना, इसके प्रति बच्चों ये पूरा जीवन अपना इन्होंने समर्पित कर दिया था। प्रश्न आता है बच्चों 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों। तीसरा इनकी पत्नी का नाम है बच्चों सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले बच्चों देश में बन रहे बालिकाओं के लिए जो स्कूल था उसकी पहली प्रधान अध्यापिका थी बच्चों, और ये स्कूल पुणे में स्थापित हुआ था। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति की तरह इन्होंने भी समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों, और इन्होंने पूरा जीवन जो शूद्र और अति शूद्रों को शिक्षित करने में लगा दिया था। इन्होंने बच्चों किसान और जो मजदूर थे ना उनके लिए रात्रि विद्यालय भी खोले थे ताकि वो लोग रात में पढ़ सकें। एक एक लाइन बच्चों आपके एग्जाम में MCQ के रूप में आएगी, इसको साथ साथ में याद करते हुए भी चलना। तीसरे आते हैं बच्चों चौथे आते हैं उसके बाद में हमारे पेरियार। EV रामास्वामी पेरियार इनका बच्चों पूरा नाम है, और ये बुद्धिवादी हैं बच्चों दक्षिण भारत के। ये भी निम्न जाति के नेताओं के नेता थे और इन्होंने उसके लिए बच्चों आंदोलन भी किया था। इन्होंने कहा था बच्चों कि सभी मनुष्य क्या है, बराबर है, और हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों कि उसको स्वतंत्रता और समानता मिले, चाहे वो नीची जाति का हो चाहे वो ऊंची जाति का हो। अंतिम आता है बच्चों हमारा 5वें समाज सुधारक जो औपनिवेशिक काल में थे, उनका नाम था श्री नारायण गुरु। और श्री नारायण गुरु भी बच्चों केरल के थे। इन्होंने भाईचारे का उपदेश दिया था और शांतिपूर्ण सार्थक और सामाजिक क्रांति के समर्थक थे बच्चों। इनका नारा था सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो ये श्री नारायण गुरु जी का क्या था बच्चों, नारा था। अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है बच्चों आपका संस्कृतिकरण और प्रबल जाति के बारे में। यदि आपसे पूछे बच्चों संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, तो संस्कृतिकरण बच्चों एक प्रक्रिया है जिसमें नीची जाति के लोग ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाते हैं, उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। कभी कभी इसका उल्टा हमें दिखने को मिलता है, उसे हम विसंस्कृतिकरण के रूप में जानते हैं। विसंस्कृतिकरण का अर्थ होता है बच्चों कि जब ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति का कल्चर अपनाते हैं तो उसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण शब्द बच्चों MN श्रीनिवास की देन है। यानी ये शब्द किसने दिया बच्चों, MN श्रीनिवास ने, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने। और MN श्रीनिवास की बच्चों 2 पुस्तक है, एक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बच्चों, और दूसरा है बच्चों द रिमेम्बर्ड विलेज। ये 2 पुस्तक बच्चों किसकी है, MN श्रीनिवास के।
और प्रबल जाति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। संस्कृतिकरण को बच्चों संस्कृताइजेशन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया बच्चों जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी ऊंची जाति का रहन सहन अपनाते हैं, या धार्मिक क्रिया हो गया बच्चों, घरेलू या सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं, उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। संस्कृतिकरण की उपस्थिति बच्चों स्वतंत्रता से पहले भी थी और औपनिवेशिक काल के पहले भी थी। हाल के समय में बच्चों इसका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। संस्कृतिकरण को प्रायः बच्चों ब्राह्मणीकरण के रूप में भी जानते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर क्या है, ब्राह्मण यानी ऊंची जाति के लोगों को, ब्राह्मण या क्षत्रिय हो गया बच्चों, इनके रीति रिवाजों को अपनाया जाता है। जैसे जो ऊंची जाति वाले लोग क्या हैं बच्चों, शाकाहारी रहते हैं, वो लोग मांस नहीं खाते हैं, उसको अपवित्र समझा जाता है बच्चों। दूसरा यज्ञ कराते हैं बच्चों, प्रार्थनाएं कराते हैं, धार्मिक उत्सव मनाना, इन सभी में ऊंची जाति के कल्चर को फॉलो किया जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बच्चों आमतौर पर जब आर्थिक उन्नति होती है, यानी जब लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जब होता है बच्चों। और जो नीची जाति के लोग हैं बच्चों, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार नीची जाति के लोग संस्कृतिकरण करते हैं, वहीं ऊंची जाति के लोग बच्चों पश्चिमीकरण पर ध्यान देते हैं। इस संकल्पना में बच्चों कई बार संशोधन हो चुका है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं संस्कृतिकरण का अर्थ ये नहीं है कि ऊंची जाति की चटुकारिता करना, बल्कि संस्कृतिकरण कर कर बच्चों नीची जाति वाले दिखा रहे हैं कि तुम लोगों ने जो हम पे प्रतिबंध लगाए थे, हम वह भी कर सकते हैं बच्चों, ये दिखाना चाहते हैं संस्कृतिकरण कर कर। तो संस्कृतिकरण जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसके जनक कौन है, एम.एन. श्रीनिवास। इसको हम फुल फॉर्म इनका है बच्चों मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। इनकी 2 पुस्तक थी बच्चों, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, और दूसरा है बच्चों द रिमेंबर्ड विलेज। भारत के अग्रणी समाजशास्त्री कौन है, एम.एन. श्रीनिवास है, और इन्होंने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति ये सभी महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं। साथ ही साथ में बच्चों पश्चिमीकरण शब्द भी इन्हीं एम.एन. श्रीनिवास जी की ही देन है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रबल जाति के बारे में। प्रबल जाति का मतलब होता है डोमिनेंट कास्ट। प्रबल जाति बच्चों ऐसी जाति होती है जिनकी संख्या किसी क्षेत्र में काफ़ी बड़ी होती है, और जिन्हें बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार और भूमि अधिकार प्रदान किया गया था। यानी जैसे मान लो बच्चों कोई जाति है जो किसी क्षेत्र में क्या है, वो ज़्यादा है, और उनके पास बच्चों पावर उस क्षेत्र में ज़्यादा है। और साथ ही साथ में आज़ादी के टाइम पे 1950 से 1970 के दशक में बच्चों जब भूमि सुधार हुआ था, तो उनके पास क्या था कि अधिकार ज़्यादा था, यानी भूमि ज़्यादा प्राप्त हो गई। तो ऐसी जाति को बच्चों प्रबल जाति कहते हैं। इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों के अधिकार जो है छीन लिए थे, जैसे जमींदार लोग थे जो, और ये दावेदार ऊंची जाति के अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे, केवल लगान वसूलने का काम करते थे। ये लोग खेती से संबंध नहीं रखते थे बच्चों। ये गांव में ना रहकर ये लोग कहाँ रहने लगे थे, कस्बे में रह रहे थे, और नीची जाति वालों से क्या करते थे, खेती कराते थे। अब ये अधिकार अगले स्तर के दावेदार के पास चले गए थे बच्चों, जो कृषि प्रबंध में तो शामिल तो थे लेकिन भूमि नहीं जोतते थे। ये मध्यवर्ती जातियां बच्चों जुताई के लिए अछूत यानी नीची जातियों पर निर्भर होते थे, परंतु अधिकार मिलने से आर्थिक शक्ति प्राप्त कर लिया इन्होंने, और बाद में बच्चों क्या हुआ, उससे इतने पैसे आए इनके पास कि राजनीतिक शक्ति भी इन्हीं को मिल गया। और ऐसे लोग देहाती इलाकों में रहते थे, लेकिन बाद में बच्चों वहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, स्थानांतरण कर लिया। प्रबल जाति की यदि आपसे पूछे किसे कहते हैं बच्चों प्रबल जाति, तो वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है और जिसको भूमि के अधिकार प्राप्त हैं, जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक रूप से बच्चों अच्छी स्थिति में, उन्हें प्रबल जाति कहते हैं। बात ध्यान रखना, जैसे अलग अलग राज्यों में प्रबल जाति बच्चों अलग अलग है। आपसे पूछे बिहार और यूपी में बच्चों प्रबल जाति बड़ी जाति कौन सी है, यादव है बच्चों। कर्नाटक की बड़ी जाति का नाम है वोकलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा कि कर्नाटक की प्रबल जाति का नाम क्या है, वोकलिंग है। महाराष्ट्र की प्रबल जाति का नाम बच्चों मराठा है। पंजाब और हरियाणा की प्रबल जाति का पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी की प्रबल जाति का नाम है बच्चों जाट। गुजरात के प्रबल जाति का नाम पाटीदार है बच्चों। आंध्र प्रदेश में जो रेड्डी और खम्मा है, ये कुछ प्रबल जातियों में से एक है। समकालीन समय में बच्चों जाति व्यवस्था में लगातार परिवर्तन आ रहा है, और अब जाति व्यवस्था बच्चों
उच्च जाति और शहर में जो लोग रहते हैं ना उनके लिए अदृश्य यानी खत्म हो गई है। स्वतंत्रता काल से ही बच्चों विकास की जो गतिविधियां नीतियों की वजह से अब जाति का महत्व लगातार खत्म हो रहा है। सार्वजनिक जीवन में बच्चों अब कोई भी जाति नहीं देखता है। जाति आज भी सिर्फ विवाह में और धार्मिक रीति रिवाज में देखा जाता है। नातेदारी व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित तो हो गया है। यानी आज बच्चों समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जाति और नगरीय मध्यम वर्ग है ना उनके लिए तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। समकालीन दौर में बच्चों जाति व्यवस्था क्या हो गई, विरोधाभासी परिवर्तन आया। जैसे ऊंची जातियां जो शहरी और मध्यम वर्ग जाति ये तो अदृश्य हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उनको आर्थिक और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हो गए थे। यानी आर्थिक विकास के लिए आज पढ़ लिख गए ये, है ना, और तीव्र विकास से इनको फायदा भी हुआ था। प्रगति के लिए इन्होंने जाति पहचान को सार्वजनिक जीवन में महत्व नहीं दिया। लेकिन जो SC और ST हैं बच्चों, जो नीची जाति के लोग हैं, ये दिखने लग गए हैं बच्चों। इनको सामाजिक और शैक्षिक पूंजी नहीं मिली है, इनको लोगों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ा है और ये अपनी जाति पहचान को छोड़ नहीं सकते हैं। यानी नीची जाति अब दिखने लग गई है और ऊंची जाति लगातार अदृश्य होने लग गई है बच्चों। तो ये था बच्चों आपके 2 कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पढ़ा बच्चों संस्कृतिकरण के बारे में। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? जब नीची जाति के लोग ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाते हैं तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। शब्द किसने दिया बच्चों? MN श्रीनिवास ने। विसंस्कृतिकरण किसे कहते हैं? जब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के को अपनाते हैं तो उसे हम विसंस्कृतिकरण कहते हैं। प्रबल जाति जिनको भूमि सुधार में बच्चों क्या हुआ था, फायदा मिला था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रबल जाति हैं, यह आपको याद करना है। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका जनजातीय समुदाय के बारे में। तो जनजाति बच्चों एक आधुनिक शब्द है, यानी हाल फिलहाल में इस्तेमाल किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयोग किए गए थे। ऐसा समुदाय बच्चों जो बहुत पुराना है और उपमहाद्वीप में सबसे पुराने निवासी के रूप में रहता है, उन्हें हम जनजाति कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। जनजाति बच्चों जो ट्राइब है वो हमारी जनसंख्या का 8.6% है बच्चों, जो कि टोटल 10.4 करोड़ लगभग इनकी आबादी है। अनुच्छेद 342 में बच्चों अनुसूचित जनजातियों के बारे में भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, ये बात ध्यान रखना। और जनजाति 8.6% है बच्चों भारतीय समुदाय में। जनजाति बच्चों ऐसे समुदाय होते हैं जिनके पास कोई भी लिखित धर्म ग्रंथ नहीं होता है या किसी भी धर्म का वो पालन नहीं करते, उन्हें हम जनजाति कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे उपमहाद्वीप के जो सबसे पुराने निवासी हैं उनको भी हम जनजाति के रूप में जानते हैं। अब जनजाति जाति से बिल्कुल अलग है बच्चों, तो जाति और जनजाति में अंतर या जनजाति समुदाय की विशेषताएं पहले जानते हैं। जनजातियों का बच्चों लिखित धर्म ग्रंथ नहीं होता है, ये किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। दूसरा, कोई सामान्य राज्य इनका नहीं होता, ना ही इनके कोई राजनीतिक संगठन होता है। ये कठोर जो वर्ग होता है उसमें बटे नहीं होते हैं। जाति जैसी व्यवस्था जनजाति में नहीं होती है बच्चों। जनजाति के लोग ना हिंदू थे ना ही किसान थे, और जनजाति शब्द का प्रयोग बच्चों औपनिवेशिक युग में हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया गया था। अब जनजाति बच्चों मुख्यतः जनजाति 2 प्रकार के हैं बच्चों, एक है स्थायी विशेषक और दूसरे हैं अर्जित विशेषक। तो जनजाति कितने प्रकार से बांटा गया बच्चों? जनजाति को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक स्थायी विशेषक बच्चों, एक अर्जित विशेषक। यदि आपसे पूछे जो स्थायी विशेषक हैं उनको भी आगे पहले भाषा के आधार पे, फिर क्षेत्र के आधार पे, तीसरा शारीरिक बनावट के आधार पे, चौथा बच्चों परिस्थिति के आधार पे, पांचवा आवास के आधार पे, और साथ ही साथ में बच्चों छठा जनसंख्या के आधार पे कई भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो जनजाति 2 प्रकार के बच्चों, स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। स्थायी विशेषक भी 6 प्रकार के हैं और अर्जित विशेषक बच्चों 2 प्रकार के हैं, एक आजीविका के साधन और दूसरा है हिंदू धर्म में बच्चों प्रवेश के आधार पे। ये बात ध्यान रखना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछे बच्चों सबसे पहले कि जनजाति क्षेत्र के आधार पे बताइए, तो जनजाति की जनसंख्या बच्चों पूरे भारत में बिखरी हुई है ना। यदि पूछे
सबसे पहला मध्य भारत में बच्चों 85% 85% जनजाति रहती है, जिसमें वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात ये सब आते हैं। पूर्वोत्तर में बच्चों यदि पूछे 11%, पूर्वोत्तर में आबादी भले ही 11% है लेकिन ये धनी आबादी, ध्यान रखना। शेष भारत में बच्चों बाकी के 4% लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहते हैं बच्चों? मध्य भारत में 85%। पूर्वोत्तर के भाग में सिर्फ 11% रहते हैं, ध्यान रखना। पूर्वोत्तर राज्य में बच्चों जनजाति भले ही हमें यहाँ कम दिख रही है पर प्रतिशत में वहाँ पे ज़्यादा रहती है। सिर्फ एक राज्य है बच्चों असम को छोड़कर जहाँ कुल आबादी की 30% से भी कम जनजाति है। बाकी हर जगह बच्चों चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मिजोरम या नागालैंड 60% से 70% वहाँ पे जनजाति निवास करती है। तो क्षेत्र के आधार पर मध्य भारत में बच्चों 85%, पूर्वोत्तर में 11%, शेष भारत में बाकी 4% रहती है। दूसरा आता है बच्चों हमारा भाषा के आधार पर जनजाति का वर्गीकरण, और ये DN मजूमदार ने किया था। भाषा के आधार पर बच्चों जनजाति को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय आर्य जो कि 1% ही जनजाति बोलती है। दूसरा द्रविड़ बच्चों जो कि 3% जनजाति बोलती है। तीसरा है बच्चों ऑस्ट्रिक जो कि पूर्णतः पूरी तरीके से जनजाति के द्वारा बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। चौथा तिब्बती या बर्मी भाषा बच्चों जो कि 80% जनजाति इस भाषा को बोलती है। तो भाषा के आधार पर 4 है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका ऑस्ट्रिक जो कि पूरी तरीके से सिर्फ जनजाति ही बोलती है, बाकी लोग इस भाषा को नहीं बोलते हैं। अगला बच्चों शारीरिक प्रजाति विशिष्टता के आधार पर, तो जनजाति निग्रिटो है, ऑस्ट्रेलियाड है, मंगोलियाड है, द्रविड़ और आर्य पाए जाते हैं। परिस्थिति यानी आवास के आधार पर बच्चों, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ में, वन में, ग्रामीण मैदान में रहते हैं, नगर में रहते हैं, औद्योगिक इलाके में रहते हैं, तो इस हिसाब से पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों जनसंख्या के आकार, तो जनसंख्या के आकार में बच्चों 2 प्रकार से, एक बड़ी जनसंख्या वाले जनजाति और एक कम जनसंख्या वाले जनजाति। सबसे कम जनजाति बच्चों अंडमान एंड निकोबार में एक जनजाति रहती है, उसका नाम है जारवा। सबसे कम संख्या है बच्चों और मात्र 100 लोग हैं इस जनजाति के। बड़ी जनजाति के लोग बच्चों 70 लाख हैं। इनमें से भी बच्चों कि 10 जनजाति तो ऐसी है जिनकी आबादी कितनी है? 10 लाख है बच्चों। 10 या 7 जनजाति ऐसी है जिनकी आबादी कितना है बच्चों? 10 लाख है। तो जनजाति की जनसंख्या में बच्चों बहुत अंतर पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति यानी जो मध्य भारत में रहती है लगभग 70 लाख हैं। छोटी जनजाति में बच्चों अंडमान निकोबार द्वीपवासी यानी जारवा जनजाति है जो कि 100 व्यक्ति हैं बच्चों मात्र। बड़ी जनजाति में गोंड जनजाति, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा, ये बड़ी जनजाति याद करो बच्चों। गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो, मुंडा, इन सभी जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है बच्चों। जनजाति 2011 में 8.6% है जो कि 10.4 करोड़ लगभग हमारे भारत की आबादी में है, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों आप एक प्रश्न बताओ कि मध्य भारत में कितने प्रतिशत जनजाति पाई जाती है? अगला आता है बच्चों जनजाति 2 प्रकार की थी, स्थायी विशेषक, अर्जित विशेषक। अर्जित विशेषक में बच्चों 2 प्रकार के, एक आजीविका के साधन, एक हिंदू समाज में समावेश के आधार पे। आजीविका के साधन में बच्चों मछुआरे हैं, खाद्य संग्रह के आखेटक है जो शिकार करते हैं, झूम कृषि करते हैं, बागान में कार्य करते हैं या औद्योगिक कामगार हैं। हिंदू समाज में समावेश मतलब कि अकादमिक समाजशास्त्र और राजनीति तथा सार्वजनिक मामले में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि जनजाति को हिंदू समाज में अमुक जनजाति कहाँ तक आत्मसात किया गया, यानी कहाँ तक इनको जो है हिंदू समाज में प्रवेश दिया गया है। तो अर्जित विशेषक के आधार पर 2 हैं बच्चों, आजीविका के साधन और हिंदू समाज में समावेश। और कई लोग कहते हैं बच्चों कि इनका एकीकरण किया जाना चाहिए, कई लोग कहते हैं पृथक्करण करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि जनजाति समाज को पिछड़ा हिंदू समाज ही मान लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब जनजाति एक संकल्पना की जीवनी में जाति और जनजाति के बीच में क्या अंतर है? जाति बच्चों शुद्धता और अशुद्धता पे आधारित होती है, जनजाति नातेदारी पे आधारित होती है। जाति में धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं, जनजाति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जाति एक अधिक्रमिक संगठन होता है, लेकिन जनजाति कैसा होता है? समतावादी यानी समानता पे बल देते हैं। जनजाति के लोग बच्चों किसी भी भगवान को नहीं मानते, ये अपने पूर्वजों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जीते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों मुख्य धारा के समुदाय जनजाति के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो जनजाति जो है समुदाय को
राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर साहूकार, महाजन और दमनकारी कुचक्रों को सहना पड़ा है बच्चों। इसका कारण क्या है? 1940 के दौरान में पृथक्करण बनाम एकीकरण के विषय पे बहस चली थी। पृथक्करण का अर्थ होता है बच्चों, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो जनजाति हैं उनको गैर जनजाति समाज से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि बाकी जो समाज के लोग हैं ना वो जनजातियों का अस्तित्व मिटा देंगे और उन्हें ज़िंदगी भर भूमिहीन बनाकर रखेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो कुछ लोग कहते हैं पृथक्करण करना चाहिए, यानी जनजाति को गैर जनजाति समुदाय से अलग रखना चाहिए। लेकिन कई लोग बच्चों क्या कहते हैं? एकीकरण की बात करते हैं। विद्वानों का मत है कि जनजातियों के विकास पे सिर्फ ध्यान देना चाहिए और इन्हें अन्य हिंदू समाज की तरह ही पिछड़ा मान लेना चाहिए और यही मानकर काम करना चाहिए। तो कहते हैं इनके विकास पे ध्यान दो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आज भी बच्चों जनजातियों का क्या होता है? शोषण होता है। राष्ट्रीय विकास के नाम पे जनजाति विकास को बच्चों उजाड़ा जाता है। जैसे बड़ी बड़ी परियोजनाओं से पता है जनजाति के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। जैसे बड़े बड़े बांध बनाते हैं, उनको वहाँ से बेघर कर देते हैं। कारखाने बनाने के लिए, खानों की खुदाई करने के लिए जनजातियों को बेघर किया गया है। इससे जनजातीय समुदाय को बच्चों हानि हुई है। कुछ के लिए विकास हुआ है बच्चों, तो कुछ लोगों का क्या हुआ है? विनाश हुआ है। ये जनजाति लोग वन पर आश्रित है। विकास के नाम पर बच्चों जनजाति को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक जनजाति। जनजाति में हमने पढ़ा बच्चों कि जनजाति दो प्रकार की। जनजाति किसे कहते हैं बच्चों? जो उपमहाद्वीप में पुराने टाइम से रहते हैं उन्हें हम जनजाति कहते हैं बच्चों। जनजाति की विशेषताएं आपको याद करनी है कि लिखित धर्म ग्रंथ है ना, ये सभी विशेषताएं आपको याद करना है। जनजाति दो प्रकार के बच्चों, स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। स्थायी विशेषक में कितने प्रकार के हैं, अर्जित में कितने प्रकार के हैं, इन सभी बातों को आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जाति, जनजाति, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जनजाति के आधार पर जो मैंने आपको बताया था, दो राज्य बच्चों थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये सन 2000 में बने थे और ये जनजाति के आधार पे बने थे। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका परिवार के बारे में। तो परिवार किसे कहते हैं? सदस्य का वह समूह जो रक्त के द्वारा, विवाह के द्वारा या गोत्र के द्वारा बच्चों नातेदारी से जुड़ा है, उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार बच्चों मूल या एकाकी परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, उसे हम एकाकी परिवार कहते हैं या मूल परिवार। दूसरा आता है बच्चों संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब होता है जिसमें सदस्य लोग ज़्यादा होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग होते हैं, दो से अधिक पीढ़ी होती है, तो उसे हम संयुक्त परिवार के रूप में जानते हैं। संयुक्त परिवार को बच्चों हम विस्तृत परिवार भी कहते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा पीढ़ियाँ रहती हैं। अगला आता है बच्चों निवास के आधार पर परिवार। निवास के आधार पर परिवार बच्चों तीन प्रकार का होता है। एक होता है पितृ स्थानिक परिवार बच्चों। पितृ स्थानिक परिवार किसे कहते हैं? जहाँ नवविवाहित जोड़ा क्या होता है? वर के माता पिता के साथ में रहता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है बच्चों मातृ स्थानिक परिवार। मातृ स्थानिक परिवार वह परिवार होता है जहाँ नवविवाहित जोड़ा यानी शादी करने के बाद जो वधू होती है, वधू के माता पिता के घर पे वर रहते हैं यानी घर जमाई बनते हैं, उसे हम मातृ स्थानिक परिवार कहते हैं। एक परिवार आता है बच्चों, उसका नाम है नव स्थानिक, यानी जब क्या होता है ना वर के घर पे रहते हैं ना वधू के घर पे रहते हैं, कहीं और जाकर रहते हैं, तो उसे हम नव स्थानिक परिवार के रूप में जानते हैं। तो परिवार निवास के आधार पे बच्चों तीन होते हैं। पितृ स्थानिक यानी पिता के घर पे रहते हैं, मातृ स्थानिक यानी लड़की के घर पे लड़का रहता है, नव स्थानिक मतलब कहीं और रहते हैं। वंश के आधार पर बच्चों परिवार दो प्रकार के हैं, एक पितृवंशी एक मातृवंशी। पितृवंशी का मतलब होता है जो जायदाद पिता से उसके पुत्र को मिलती है उसे पितृवंशी परिवार कहते हैं। मातृवंशी परिवार मतलब जो जायदाद माँ से उसकी बेटी को मिलता है तो उसे हम मातृवंशी परिवार कहते हैं। और मातृसत्तात्मक या मातृवंशी परिवार बच्चों खासी जनजाति है, खासी जनजाति मेघालय की है, ध्यान रखना। सत्ता के आधार पर बच्चों परिवार पितृसत्तात्मक होता है और मातृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक मतलब जहाँ पुरुषों की सत्ता होती है और मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है बच्चों जहाँ पर स्त्रियाँ क्या होती हैं समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं, यानी पिता की पावर जहाँ रहती है वहाँ उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं, जहाँ माता की पावर होती है उसे हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। सामाजिक संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या है? पारिवारिक ढांचा जो है बदल रहा है। उदाहरण के तौर पर बच्चों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
ग्रामीण अंचलों से रोजगार की तलाश में वहाँ के पुरुष शहर चले जाते हैं, जिसके कारण घर कैसा हो जाता है, महिला प्रधान हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। उद्योग में नियुक्त बच्चों जो अभिभावक हैं, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, अत्यधिक बढ़ जाने से उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाना पड़ता है, जिससे शहर में बच्चों बूढ़े माता पिता की संख्या बढ़ रही है। लोग अब ज़्यादातर व्यक्तिवादी हो गए, बच्चों अपने काम से काम रखते हैं, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बच्चों खासी जनजाति के बारे में। खासी जनजाति कैसी है, मातृवंशी जनजाति है, यानी मातृवंशानुक्रम संगठन यहाँ पे होता है। मातृवंशी परंपरा के अनुसार खासी परिवार में विवाह के बाद जो पति होता है वो अपनी पत्नी के घर पे रहता है, न कि पत्नी पति के घर में। यानी यहाँ उल्टा होता है बच्चों, जो पति होता है अपनी पत्नी के घर पे जाता है। वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी भी पुत्र को प्राप्त ना होकर पुत्री को प्राप्त होता है। लेकिन खासी लोगों में बच्चों जो माता का भाई है, यानी कि मामा की पुश्तैनी संपत्ति ही उसकी देखरेख करता है। अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण बच्चों होता तो माँ का है, पर वास्तव में अधिकार बच्चों उनके भाई का यानी मामा का होता है, बच्चों उनको दिया जाता है। इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकारी के रूप में मिली संपत्ति को अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार खासी जनजाति में मामा की अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों भूमिका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। खासी पुरुषों की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तो खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्री की संपत्ति की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का लालन पालन भी करते हैं। ये बात ध्यान रखना है। दोनों ही पक्षों में बच्चों स्त्रियों की बुरी तरह प्रभावित होती हैं। अगला आता है बच्चों टॉपिक आपका नातेदारी के बारे में। तो नातेदारी की परिभाषा बच्चों आपको याद करनी है, जो इसमें दे रखा है। नातेदारी मतलब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित होते हैं या रक्त संबंध पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा मामा ये सब। नातेदारी दो प्रकार का होता है बच्चों, एक विवाह मूलक नातेदारी होता है, एक रक्त मूलक होता है। विवाह मूलक मतलब जो शादी करने के बाद हमारे रिश्तेदार बनते हैं, जैसे साला साली, सास ससुर, देवर भाभी आदि। रक्त मूलक का मतलब होता है बच्चों जो रक्त के माध्यम से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता और भाई बहन। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जाति के बारे में और सामाजिक संस्थाओं के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नोट्स बना कर रखना है आपको। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद बच्चों।